नमस्कार मित्रों, रिट 2021 के लिए गोल्डन सीरीज भाग 7 हम आपके लिए लेके आए हैं। जो साथियों रिट के लिए भाषा हिंदी के अंतर्गत साथियों रिट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। आज हम इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है मित्रों, और दमदार तैयारी के साथ हम सब पर भारी पड़ेंगे। इसीलिए इसी आशा के साथ प्रारंभ करते हैं गोल्डन सीरीज भाग 7 को। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, रेखांकित शब्द में कारक है। यानी ये जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है पंडित जी, इसमें कौन सा कारक है मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। चारों कारकों में से कौन सा कारक इस रेखांकित शब्द में है मित्रों? तो देखिएगा मित्रों, पंडित जी ने भोजन किया, तो भोजन किसने किया उस पर आधारित है। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्ता कारक। कर्ता कारक पंडित जी के अंतर्गत है। किसने काम किया, यानी जो कर्म करने वाला है, जो खुद पंडित जी हैं, तो उस आधार पर पंडित जी के अंतर्गत कर्ता कारक है। पहले प्रश्न का ये उत्तर है मित्रों। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रश्न देखिएगा साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी साधारण वाक्य, ऑप्शन सी जटिल वाक्य या ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। किस प्रकार के वाक्य इनको कहते हैं मित्रों? तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा संयोजक शब्दों से जुड़े हुए, योजक शब्दों से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं मित्रों, वो संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे संयोजक शब्दों को से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये संयोजक शब्द है वो दिए हुए हैं, इनको देखिए आप। तो ऐसे जो संयोजक शब्द है, इनसे जुड़े हुए शब्दों को यो संयुक्त वाक्य कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है मित्रों? निम्नलिखित में से सिद्धांतहीन व अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति है जो सिद्धांतहीन और अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी उदो का लेना न माधो का देना, ऑप्शन सी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा मित्रों, सिद्धांतहीन और अवसरवादी व्यक्ति के लिए इनमें से सही लोकोक्ति होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये जो लोकोक्ति है इसको सही रूप से परिभाषित करती है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न संख्या 4। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, यानी चारों ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आप क्या कर रहा है, ऑप्शन बी मैं भगवान का दर्शन करूंगा, ऑप्शन सी मेरे को अभी जाना है, ऑप्शन डी बीमार के प्राण निकल गए। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है मित्रों? आइए देखते हैं। आप भी जल्दी से सोचिए कौन सा हो सकता है, फिर मैं तुरंत बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा मित्रों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो मित्रों हम इसमें से अशुद्ध ढूंढकर भी अलग निकाल सकते हैं और डायरेक्ट शुद्ध भी ढूंढ सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए मित्रों, पहला है आप क्या कर रहा है। तो देखिए ये तो एकदम गलत वाक्य है। आप क्या कर रहे हैं ये सही होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, तो ये भी देखो डाउट में रख देते हैं। मेरे को अभी जाना है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आता है मुझे अभी जाना है। तो ऑप्शन सी भी हट गया, ऑप्शन ए भी हट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं मित्रों। तो देखिए आगे देखते हैं, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
बीमार के प्राण निकल गए, ये होगा। जबकि बाकी ऑप्शनों को अगर अपन देखें मित्रों, जो हमारा बी बचा है इसमें ये का नहीं आएगा, इसका स्थान पर आएगा मैं भगवान के दर्शन करूँगा। तो इसमें भी ये आएगा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहा है, कर रहा की जगह कर रहे हैं आएगा मित्रों, और मेरे को की जगह मुझे आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बीमार के प्राण निकल गए हैं, यह शुद्ध होगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची कौन सा है। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा शब्द है इनमें से, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मरुत, बी आर्द्री, सी पावन, डी मलय। इन चारों में से कौन सा जो है पर्वत का पर्यायवाची होगा मित्रों, जल्दी से सोच लीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्द्री। आर्द्री जो है मित्रों ये पर्वत का पर्यायवाची है मित्रों, बाकी जो है पर्वत के पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए मित्रों, इसके अलावा और कौन कौन से पर्वत के पर्यायवाची हो सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, इसके अलावा हो सकता है गिरी, शेल, और देखिए मेरू, पहाड़, बूदर, नग, ये सभी भी पर्वत के पर्यायवाची है मित्रों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पर्वत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी पर्वत का सही पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, कवि पुंगव शब्द में कौन सा समास है मित्रों। कवि पुंगव शब्द में कौन सा समास है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चारों में से कवि पुंगव जो शब्द है उसमें कौन सा समास है मित्रों, जल्दी से सोच लीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, स्टार मैंने इस पर लगा दिया है, जल्दी से सोचिए मित्रों। चलिए इस प्रश्न का मैं सही आंसर बताता हूँ मित्रों। कवि पुंगव जो शब्द है उसमें समास है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिएगा ये जो शब्द है मित्रों कवि पुंगव, तो देखिएगा इसका क्या बनेगा मित्रों, कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब होता है मित्रों श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो ये जो में है ये हमारे तत्पुरुष जो कारक है जिसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में से कौन सा समास होगा मित्रों, तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत होगा कवि पुंगव में। तो ध्यान रखेंगे मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षा देने वाले शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। यानी शिक्षक अच्छा वक्ता कौन सी विधि के अंतर्गत होता है वो हमें बताना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी दृष्टांत विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में कौन सी विधि में अच्छा वक्ता होना चाहिए, जल्दी से बताइए मित्रों। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में अच्छा वक्ता शिक्षक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्याख्यान विधि के अंतर्गत। व्याख्यान विधि जब हम करते हैं मित्रों तो ये शिक्षण की विधि में शिक्षक अच्छा वक्ता होना चाहिए। जो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता वो व्याख्यान विधि का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है मित्रों। प्रदर्शन जो विधि है उसमें तो प्रदर्शित किया जाता है, दृष्टांत बताया जाता है, और ये सभी विधियों में अच्छा वक्ता होना आवश्यक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा व्याख्यान विधि के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है मित्रों कि भाषा का प्राथमिक रूप है, यानी भाषा का प्राथमिक रूप कैसा है मित्रों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्याकरणिक है, ऑप्शन बी मौखिक है, ऑप्शन सी लिखित है, या नियमबद्ध है। बताइए भाषा का प्राथमिक रूप कैसा है, जल्दी से सोच लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए मित्रों। और हाँ
प्रश्न बताते ही अगर आपको सही आंसर आ जा रहे हैं तो आप सोच बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही निकले मित्रों। तो चलिए देखिएगा, इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं कि भाषा का प्राथमिक स्वरूप कैसा होना चाहिए मित्रों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौखिक। लिखित, नियम, व्याकरणिक, ये सब बात की बातें मित्रों। भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो मौखिक रूप ही है, लिखित रूप नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है? देखिएगा मित्रों, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी विधि। ऑप्शन बी, जैकटॉक विधि। ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी विधि। या ऑप्शन डी, डाल्टन विधि। किस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा? जल्दी से सोचिए मित्रों, अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी विधि में। मारिया मॉन्टेसरी इसके प्रतिपादक है मित्रों। तो इस विधि के अंतर्गत बच्चे अपने आँख का, हाथ का, कान का आदि सभी का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारिया मोंटेसरी जो है कि विधि, मोंटेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों? मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्यांकन के अंदर इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अपनी कक्षा में क्रमोन्नत करना। ऑप्शन बी, प्रगति की जानकारी करना। ऑप्शन सी, उद्देश्यों की पूर्ति का ज्ञान करना। या ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाना। सोचिए मित्रों, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मूल्यांकन के अंतर्गत इकाई परख का मुख्य उद्देश्य होगा ऑप्शन बी, प्रगति की जानकारी करना। मूल्यांकन का उद्देश्य कि बालक ने कितना सीखा है उसके इकाई परख के अंतर्गत। तो इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से प्रगति की जानकारी करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य भी माना गया है। चलिए मित्रों, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो मित्रों तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा मित्रों। चलिए फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।